अभी अंतिम चरण का मतदान बाकी है। देश में 4 जून को लेकर चर्चा भी है और कहा जा रहा है कि सरकार बदलने वाली है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन असली पता तो 4 जून को ही लगेगा। उससे पहले अभी अंतिम चरण का चुनाव हुआ नहीं है, मतदान हुआ नहीं है, उससे पहले कयास भी है। कोई कह रहा है कि बीजेपी भाई सत्ता में वापस आ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 400 पार का नारा सफल हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा तबका कह रहा है कि विपक्ष बहुमत के करीब पहुंच जाएगा, जरूरत पड़ी तो बाकी दलों को मिलाकर सरकार बना लेगा। और एक बड़ा तबका यह भी कह रहा है कि भाई विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। अंडर करंट तो यही है, मुद्दे तो यही बता रहे हैं, बाकी तो नतीजों पर नजर बनाकर रखिए। इन तमाम कयास और तमाम जो आकलन है उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी तो ध्यान में चले गए और ध्यान खींच भी रहे हैं। कैमरों की नजर से वीडियो ध्यान पर बार बार पल पल की नजर बनाकर रखा हुआ है और देश को हर ध्यान के एंगल पर अपडेट भी दे रहा है। मीडिया भी मेडिटेशन कर रहा है। इस बीच सचिव स्तर के अधिकारियों की एक नई नियुक्ति की लिस्ट भी सामने आ गई, जिसके मुताबिक सच्चिदानंद प्रसाद को आयुष मंत्रालय में सचिव बनाया गया है, नितिन कुमार यादव को कॉमर्स विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है, कमलेश कुमार मिश्रा को फाइनेंस कमेटी में सचिव बनाया गया है और इसी तरह के कई और बदलाव हैं। ये तो आज की लिस्ट की बात हो गई 30 तारीख की। इससे पहले भी केंद्र ने सोमवार को सचिव स्तर पर बड़े बदलाव किए थे, बड़े फेरबदल किए थे। इस फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सीमा प्रबंधन सचिव राजकुमार गोयल को कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग के सचिव के तौर पर नियुक्ति दे दी थी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नामित किया था। वहीं कृषि और किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। इन बदलावों को लेकर हैरानी जताई जा रही थी कि आखिर नई सरकार आने से पहले ये नियुक्तियां क्यों की जा रही हैं। कुछ दिन इंतजार कर लेते, 4 तारीख आई गई थी। अभी आर्मी चीफ को 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया इस बात को लेकर कि भाई नई सरकार आएगी तब फैसला होगा, जबकि नई नियुक्ति हो सकती थी लेकिन एक्सटेंशन दे दिया गया। अब जब आर्मी चीफ को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है तो फिर इन नियुक्तियों को इतनी जल्दी करने की वजह क्या थी। इन नियुक्तियों को भी 1 महीने टाला जा सकता था। इन तमाम नियुक्तियों और इन एक्सटेंशन को लेकर रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया। दरअसल जो प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल हुआ है उसकी जो लिस्ट थी उस पर रिट्वीट करते हुए रवीश कुमार ने हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि ये सब देखकर लगता है कि रिजल्ट भी तैयार है, बस प्रिंट आउट की कमांड देनी बाकी है। अब आकलन तो इस बात से यही लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी का आंकड़ा है 400 पार, शायद वो सही हो जाए। हो सकता है सब व्यवस्था हो गई है, नतीजे आना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लिस्ट तैयार है और बस इधर 4 तारीख की सुबह होगी, उधर प्रिंट आउट निकल जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई इतनी इतनी सीटें आ गई हैं। और फिर आप कहते रहिए कि ईवीएम गलत थी, कि वोटिंग परसेंटेज में क्या हुआ था, कहाँ पर क्या गड़बड़ झाला हो गया, कहाँ प्रशासन ने हारे हुए को जिता दिया और जीते हुए को हरा दिया। आप करते रहिए। प्रशासनिक फेरबदल अगर हो रहे हैं, और प्रशासनिक फेरबदल दिन के उजाले में हो रहे हैं, रात के अंधेरे में नहीं हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर सचिव स्तर के अधिकारियों के नियुक्तियां हो रही हैं, तब रवीश कुमार के इस ट्वीट को अगर हम समझें तो बात तो यही है कि सब कुछ तय है, बस वक्त का इंतजार है। 4 जून आने दीजिए, नतीजे भी जो पहुंचा दिए गए हैं शायद उसी को रिजल्ट के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। शायद ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। सत्ता में बना रहना कितना जरूरी है और सत्ता से बाहर जाने से पहले सब कुछ अपने हिसाब से तय कर देना ताकि कोई नुकसान ना हो, कोई गड़बड़ ना हो पाए, इसलिए तो नहीं ये तमाम तबादले हो रहे हैं, तमाम नियुक्तियां हो रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा, इंतजार करना होगा 4 तारीख का, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि 4 तारीख के बाद 6 महीने के भीतर बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो फिर वो बदलाव कैसे होंगे, इन ट्रांसफर नियुक्तियों से उसका आकलन किया जा सकता है या इससे भी बड़े कुछ बदलाव हैं जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, या फिर जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो संवैधानिक पदों पर जो शपथ लेकर संविधान की बैठे हैं, उन्होंने संविधान के विरुद्ध जो काम किया होगा उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब देखना है कि किसका आकलन सही बैठता है और किसका कहा हुआ सही साबित होता है।